स्टडी आईक्यू की ऑडिटोरियल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। इस कार्यक्रम में यूपीएससी और राज्य सिविल सेवा परीक्षा के मेंस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए टॉपिक को कवर किया गया है। हम उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक आपके मेंस एग्जाम के लिए बेहद कारगर साबित होगा। तो आइए अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। निज भाषा उन्नति अहे सब भाषा को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान गए मिटे नहीं को शूल। भारतेंदु हरीशचंद्र की लिखी ये पंक्तियां निज भाषा यानी अपनी भाषा की महत्ता की बात करती हैं। भारत के 43.63% बाशिंदों के लिए वो भाषा हिंदी है। आज यानी 14 सितंबर का दिन राष्ट्रीय हिंदी दिवस के तौर पर मनाया जाता है। ये दिन हिंदी दिवस के तौर पर मनाने के लिए इसलिए चुना गया क्योंकि 14 सितंबर 1949 को ही देश की संविधान सभा ने हिंदी को केंद्रीय सरकार की ऑफिशियल लैंग्वेज यानी आधिकारिक भाषा घोषित किया था। जी हाँ, हिंदी के बारे में ये फैक्ट क्लियर रखें कि हिंदी वर्तमान में किसी भी देश की राष्ट्रभाषा नहीं है। हालांकि भारत के अलावा हिंदी फिजी की भी आधिकारिक भाषा है। हिंदी का शाब्दिक अर्थ है हिंद का। हिंद शब्द बना है संस्कृत के सिंधु से। संस्कृत का सिंधु फारसी में हिंदू हो गया। तो बात ये है कि सिंधु नदी के पश्चिम की ओर रहने वाले लोगों ने सिंधु नदी के पूर्व की ओर रहने वाले लोगों को हिंदू कहा। उनकी भाषा को हिंदी कहा जाने लगा। वर्तमान में हिंदी का प्रयोग एक भाषा के तौर पर किया जाता है, जो कि पहले हिंदवासियों के लिए किया जाता था। अल्लामा इकबाल की लिखी पंक्तियां हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा हिंदी भाषा के लिए भौगोलिक क्षेत्र के संदर्भ में लिखी गई है। विश्व भाषा परिवार में हिंदी भारोपीय यानी भारत यूरोपीय परिवार की भाषा है। वहीं मानक हिंदी का खड़ी बोली स्वरूप भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(1) में संघ की राजभाषा के तौर पर स्वीकार किया गया है। इसी अनुच्छेद में इसकी लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया है। अब एक नजर 2011 के लैंग्वेज सेंसस पर डालते हैं, जिससे हिंदी को लेकर आंकड़े पता चल सकें। 2011 के लैंग्वेज सेंसस के मुताबिक हिंदी भारत के 43.63% लोगों की मातृभाषा है। वहीं देश के 12 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों ने हिंदी को संचार की प्राथमिक भाषा के तौर पर चुना था। अधिकांश दक्षिण भारतीय और उत्तर पूर्व के राज्यों में हिंदी को द्वितीयक भाषा के तौर पर अपनाया गया है। वहीं अगर सवाल ये हो कि कितने लोग हिंदी बोलना जानते हैं, तो यह आंकड़ा देश की आधे से ज्यादा जनसंख्या को पार कर जाता है। देश में दशकों से हिंदी भाषा का मातृभाषा के तौर पर डोमिनेंस रहा है और यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। अब समझते हैं कि राष्ट्रभाषा और राजभाषा में क्या फर्क होता है। जब विभिन्न जाति, धर्म, मत और संप्रदाय के लोग एक साथ एकजुट होकर एक राष्ट्र का निर्माण करते हैं, तो उनके संवाद की भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। वहीं केंद्र और राज्य सरकारें सरकारी कामकाज के लिए जिस भाषा का प्रयोग करती हैं, उसे राजभाषा कहा जाता है। राष्ट्रभाषा किसी सरकारी प्रयास की व्यवस्था से नहीं, बल्कि आम जनता के प्रयोग से विकसित होती है। राजभाषा मुख्यतः सरकारी व्यवस्था और प्रयास पर निर्भर करती है। हालांकि भारत के मामले में ये टेक्निकल डेफिनेशंस काम नहीं करती। दरअसल भारत में भाषाई विविधता इतनी ज्यादा है कि केवल एक भाषा ही देश की संवाद भाषा नहीं रही है। भारत की तुलना फ्रांस या बांग्लादेश जैसे अन्य राष्ट्रों से नहीं की जा सकती, जहां पूरे देश के नागरिकों की बोलचाल की भाषा एक है। भारत में विविधता है। देश में कई भाषाएं हैं जो न केवल प्राचीन हैं, बल्कि उनका अपना समृद्ध साहित्य है। भारत में लोग किसी संपर्क भाषा के बदौलत एक सूत्र में नहीं बंधे, बल्कि भारतीय होने की भावना उन्हें जोड़े रही है। शायद इसीलिए देश में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया जा सका है। लेकिन जब देश की संविधान सभा देश के लिए एक राजकीय भाषा पर विचार कर रही थी, तो हिंदी से बेहतर विकल्प नहीं था। लेकिन हिंदी को राजभाषा घोषित किए जाने में अड़चनें थी। पहली समस्या तो यही थी कि यदि हिंदी को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया जाए, तो हिंदी की किस बोली को यह दर्जा दिया जाना चाहिए। दूसरी चुनौती देश में अन्य भाषाओं की मौजूदगी को लेकर थी। इस मसले पर संविधान सभा 2 हिस्सों में बंट गई थी। एक समूह हिंदी को राजकीय भाषा के दर्जे की मांग कर रहा था, तो दूसरा समूह इसका विरोध। इसके समाधान के लिए मुंशी आयंगर सूत्र दिया गया। इसके मुताबिक 15 सालों तक देश की आधिकारिक भाषा हिंदी के साथ अंग्रेजी भी रहेगी। इसकी समय सीमा बढ़ाने की शक्ति संसद को सौंपी गई थी। जब 15 सालों की ये समय सीमा खत्म होने वाली थी, तो गैर हिंदी भाषी राज्यों के विरोध के स्वर तेज होने लगे। साल 1955 में राष्ट्रपति ने बीजी खेर की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन किया। इसने 1956 में अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी।
इसके बाद संसद ने ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 लागू किया, जिसमें 15 सालों की इस समय सीमा को बढ़ाया गया। साथ ही हिंदी आधिकारिक भाषा और अंग्रेजी को सहायक भाषा घोषित किया गया। बाद में साल 1967 में इस एक्ट में संशोधन करके हिंदी और अंग्रेजी की आधिकारिक भाषा के तौर पर प्रयोग को अनिश्चित अवधि के लिए बढ़ाया गया था। संविधान में केंद्र की राजभाषा का प्रावधान किया गया है, लेकिन राज्यों के लिए राजकीय भाषा तय करने की शक्ति राज्य विधायिका को सौंपी गई है। अब बात करते हैं हिंदी को लेकर मौजूद संवैधानिक प्रावधान क्या है, साथ ही हिंदी को लेकर किए गए सरकारी प्रयास क्या किए गए हैं। हिंदी भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं में से एक है। संविधान के अनुच्छेद 351 में केंद्र सरकार को ये दायित्व सौंपा गया है कि वो हिंदी को बढ़ावा देने का प्रयास करे, जिससे हिंदी देश के सभी भागों में संवाद का माध्यम बन सके। संविधान के अनुच्छेद 343 में हिंदी, जिसकी लिपि देवनागरी होगी, को केंद्र की राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया है। केंद्रीय सरकार में गृह मंत्रालय के तहत राजभाषा विभाग का गठन किया गया है, जिसके तहत केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, संसदीय राजभाषा समिति और क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय काम करते हैं। वैश्विक स्तर पर हिंदी को बढ़ावा देने के मकसद से 10 जनवरी को दुनिया भर में विश्व हिंदी दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद दुनिया में हिंदी भाषा को बढ़ावा देना है। साथ ही 10 जनवरी 1949 को ही पहली बार यूएन जनरल असेंबली में हिंदी का प्रयोग किया गया था। 10 जनवरी को पहली बार विश्व हिंदी दिवस साल 2006 में मनाया गया था। इसकी घोषणा तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने की थी। हालांकि साल 1975 में ही तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने विश्व हिंदी सम्मेलन की शुरुआत की थी। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में आयोजित किया गया था। इस दौरान मॉरिशस के तत्कालीन प्रधानमंत्री सर शिवसागर रामगुलाम ने विश्व स्तर पर हिंदी संबंधित गतिविधियों के समन्वय के लिए एक संस्था की स्थापना का विचार रखा। इसके बाद लगातार कई विश्व हिंदी सम्मेलनों में मंथन के बाद मॉरिशस में विश्व हिंदी सचिवालय स्थापित करने पर भारत और मॉरिशस सरकारों के बीच सहमति हुई। दोनों सरकारों के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। मॉरिशस की संसद में अधिनियम पारित किया गया। 11 फरवरी 2008 को विश्व हिंदी सचिवालय ने आधिकारिक रूप से काम करना शुरू किया। सचिवालय का मुख्य मकसद एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी का प्रचार करना था। साथ ही हिंदी को संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा बनाने के लिए एक वैश्विक मंच तैयार करना है। गौरतलब है कि हिंदी को यूनेस्को की 9 वर्किंग लैंग्वेज में एक का दर्जा हासिल है। बीते साल ही यूनेस्को भारत के विश्व विरासत स्थलों के डिस्क्रिप्शन को वेबसाइट पर हिंदी में पब्लिश करने के लिए राजी हुआ है। बीते साल विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी में आयोजित हुआ था। इस मौके पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने दावा किया कि हिंदी को यूएन की आधिकारिक भाषा का दर्जा दिलाने के लिए किए गए प्रयासों को काफी हद तक सफलता मिली है। गौरतलब है कि वर्तमान में यूएन में अंग्रेजी, रशियन, फ्रेंच, चाइनीज, स्पेनिश और अरबी को आधिकारिक भाषा का दर्जा हासिल है। इन प्रयासों के बाद देखते हैं कि हिंदी के सामने चुनौतियां क्या हैं। जब भी हिंदी को राष्ट्रभाषा या देश की संपर्क भाषा के तौर पर घोषित करने की बात होती है, दक्षिण भारतीय राज्यों की तरफ से विरोध के स्वर तेज होने लगते हैं। उनके मुताबिक ये हिंदी को उन पर थोपे जाने की तरह है। दक्षिण भारतीय राज्यों के नेताओं ने खुलकर ये बात कही कि हिंदी को भारत की अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के मुकाबले सुपीरियर या ज्यादा अहम नहीं माना जा सकता। दूसरी चुनौती है रोजगार। भारतीय होने के नाते यदि कोई व्यक्ति भावनाओं के अतिरेक में केवल हिंदी ही सीखकर कमाना खाना चाहे तो ये आज की स्थिति में संभव नहीं है। वैश्विक स्तर पर हिंदी की पहुंच सीमित है। केवल हिंदी जानने वाले व्यक्ति के लिए अच्छे रोजगार के अवसर न के बराबर हैं। तीसरी चुनौती है कठिन शब्दों का प्रयोग। बीते दिनों मध्य प्रदेश सरकार ने हिंदी में मेडिकल की किताबें शुरू की, लेकिन उन्हें समझने में कठिनाई भी अपने चरम स्तर पर है। डॉक्टर्स एसोसिएशन ने इस पर कहा कि इससे विद्यार्थियों की समझ बेहद सीमित हो जाएगी। आधुनिक मेडिसिन के लिए वैश्विक स्तर की अपडेट जरूरी होगी। चौथी चुनौती है स्वीकार्यता की। हिंदी को लेकर हिंदी बोलने वाले कितने भी दावे कर लें, भारतीय समाज की औपनिवेशिक मानसिकता अंग्रेजी में बोल रहे व्यक्ति को लेकर अलग ही सम्मान रखती है। भारत में अंग्रेजी केवल भाषा नहीं है, ज्ञान का पैमाना है। एक वर्ग विशेष का अधिकार है उस पर। इसका सबसे अच्छा उदाहरण संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में देखने को मिलता है। इन परीक्षाओं में हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के साथ होने वाला दोहरा व्यवहार किसी से छिपा नहीं है। पांचवी चुनौती है शब्दकोश को अपडेट करने की। समय और परिस्थितियों के साथ हर भाषा के शब्दकोश में नए शब्द जुड़ते रहने चाहिए। साथ ही
शब्द ही भाषा की सजीवता बनाए रखते हैं। वर्तमान में कई ऐसे शब्द इजाद हुए हैं जिनके लिए हिंदी में कोई शब्द नहीं है, या है भी तो बेहद कठिन है, जो आम बोलचाल की भाषा में शामिल ही नहीं हो सके हैं। इन चुनौतियों के मद्देनजर आइए देखते हैं क्या हो आगे की राह। हिंदी को भारत की संपर्क भाषा बनने के लिए सबसे पहले उत्तर और दक्षिण के बीच की दीवार को तोड़ना होगा। उत्तर पूर्व के राज्यों में हिंदी भाषी लोगों और हिंदी को लेकर बैठी दूरी को कम करने के प्रयास करने होंगे। 1960 से केंद्रीय शिक्षा नीति त्रिभाषा सूत्र की बात करती है। इसके मुताबिक हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी, अंग्रेजी और एक क्षेत्रीय भाषा पढ़ानी चाहिए। वहीं गैर हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी, अंग्रेजी और आधिकारिक क्षेत्रीय भाषा पढ़ाई जानी चाहिए। ये सूत्र बेहद कारगर सिद्ध हो सकता था, बशर्ते इसे लागू सही ढंग से किया जाए। मसलन हिंदी भाषी राज्य हिंदी और अंग्रेजी के अलावा किसी दक्षिण भारतीय या उत्तर पूर्व के राज्यों की किसी भाषा को सीख सकते हैं। वहीं गैर हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी और अंग्रेजी के अलावा क्षेत्रीय भाषा सिखाई जाए। इस सूत्र को राज्यों ने अलग ढंग से लागू किया। हिंदी भाषी राज्यों में तीसरी भाषा के तौर पर संस्कृत सिखाई गई। दक्षिण भारतीय राज्यों में तमिलनाडु ने तो इस सूत्र को सिरे से नकार दिया। वहां केवल तमिल और अंग्रेजी सिखाई जाती है। बहरहाल हिंदी को वैश्विक स्तर पर पहुंचाने के लिए पहले देश के स्तर पर तरजीह दिलानी होगी। हिंदी को ज्ञान और रोजगार की भाषा बनाने पर काम करना होगा। लोकलाइजेशन के बढ़ते दौर में तमाम वैश्विक कंपनीज स्थानीय भाषाओं में काम कर रही हैं। इससे हिंदी में भी रोजगार के अवसर बढ़े हैं। साथ ही देश की भाषाई विविधता को देखते हुए सभी भाषाओं को उचित सम्मान देते हुए हिंदी के विकास को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। यदि अन्य भाषाओं को बराबर संरक्षण दिया जाएगा तो हिंदी के लिए किए गए प्रयासों पर भी सवाल खड़े नहीं होंगे। आइए अब नोट करते हैं आज का सवाल। हिंदी भारत की राजभाषा है। इसे राष्ट्रभाषा बनाने की राह में प्रमुख चुनौतियां क्या हैं? क्या आप मानते हैं कि हिंदी देश की संपर्क भाषा बन सकती है? उम्मीद है कि आज का ये टॉपिक आपकी परीक्षाओं के लिहाज से भी आपके लिए बेहद कारगर साबित होगा।